नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं आज का बाजार। और इस शो में अगले आधे घंटे हम आपको बताएंगे कि आज दिन भर मार्केट में किस तरह का कारोबार देखने को मिला, कौन कौन से सेक्टर्स थे, कौन कौन से स्टॉक्स थे जहां पर की एक्शन देखने को मिला, और दिन के दौरान मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या व्यू बन रहा है आज बाजार पर, कौन कौन सी अहम खबरें आई, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट का ही चेक ले लेते हैं। और आज हमने देखा कि कमजोरी आज देखने को मिली। कमजोरी के साथ आज जो क्लोजिंग हुई है, जो सुबह ग्लोबल संकेत मिल रहे थे वो भी काफी वीक थे, और उसके चलते हमने देखा कि निफ्टी 18,640 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में करीब 200 अंकों की गिरावट और बैंक निफ्टी में भी करीब 190 अंकों की गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन भी देखेंगे तो आज आईटी, मेटल और फार्मा शेयर काफी ज्यादा दबाव बनाने का काम कर रहे थे बाजार में। लेकिन कल इवेंट स्पेसिफिक डे भी है, उसके चलते भी आज बाजार में हमने देखा कि हल्की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया। लेकिन दिन भर का ट्रेड सेटअप कैसा रहा, एक बार ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स लेकर। डिम्पी, बताइए आज दिन भर किस तरह का कारोबार रहा? ठीक पॉलिसी से पहले मार्केट एक दायरे के अंदर आज ट्रेड करता हुआ दिखा और रेंज आज की मार्केट की बहुत ही नैरो थी। असल में मार्केट के पास 3 मेगा ट्रिगर्स हैं। पहला, एक तो एमपीसी की बैठक का वर्डिक्ट कल आएगा, दूसरा गुजरात इलेक्शंस का फैसला आना है, और तीसरा वीकली एक्सपायरी। और कल से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। तो कुल मिला के मार्केट के पास 3-4 ट्रिगर होने की वजह से आज सीमित दायरे का कारोबार रहा। पहले बाजार इसमें से कुछ सुनना और जानना चाहेगा। लेकिन आज अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर वापस से मोमेंटम आया। जब से एग्जिट पोल कंप्लीट हुए, कल शाम को उतरे, उसके बाद से अडानी ग्रुप के शेयर्स चले। अडानी एंटरप्राइजेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर और नेस्ले, ये 3 इंडेक्स के ऐसे शेयर्स थे जिन्होंने आज बाजार को काफी हद तक संभालने का काम किया। अल्ट्राटेक सीमेंट और बजाज ऑटो भी ऐसी शेयर्स की कैटेगरी थी जहां पर आज हमको तेजी बनती हुई दिखी। आज फिर से एनर्जी शेयर्स थोड़े पीछे हटते हुए दिखे। रिलायंस तो एक रेंज में रहा, लेकिन ऑयल मार्केटिंग के लिए दिन ठीक नहीं था। हालांकि कच्चा तेल अभी नीचे है, लेकिन उसके बावजूद भी बीपीसीएल के अंदर गिरावट आ गई है। साथ ही हिंडाल्को, टाटा स्टील, दोनों मेटल कंपनीज के अंदर थोड़ी इवेंट से पहले प्रॉफिट बुकिंग हुई है। ये डॉलर इंडेक्स वापस 105 के आसपास पहुंचा, तो उससे बाद में प्रॉफिट बुकिंग आ गई। डॉक्टर रेड्डीज और यूपीएल भी थोड़े कमजोरी होते हुए दिखे। आज जिस शेयर ने साल का हाई टेस्ट किया बड़े शेयर्स में, वो था ब्रिटानिया का। ब्रिटानिया ने आज का साल का हाई टेस्ट किया। अब आते हैं छोटे मझोले शेयर्स की कैटेगरी में। वहां पे अगर आप देखेंगे तो आईडीबीआई के अंदर आज काफी स्ट्रॉन्ग मूव हमको आते हुए दिखा है। इसके अलावा यूनियन बैंक, पीएनसी इंफ्रा, ये कुछ छोटी छोटी कंपनीज है जिनमें मोमेंटम और चर्निंग अभी भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। और अगर आप इन शेयर्स में देखेंगे तो वेस्ट लाइफ भी एक और शेयर है जो आज हरे निशान में बंद हुआ, करीब 5% की तेजी के साथ। कमजोरी वाला शेयर था ईज माई ट्रिप। डीआईएस की तरफ से बिकवाली की खबर आ रही है, और आज हमने खबर गर्म सेगमेंट के अंदर भी आपको ये बताया था। पॉलिसी बाजार और साथ ही अब रेमंड्स के साथ नेटवर्क 18 जैसे शेयर्स के अंदर भी आज हमको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखिए। आज इनमें जो कट लगा वो 3 से 3.5, 4% के थे। छोटे मझोले शेयर्स के अंदर जिन शेयर्स ने हाई टेस्ट किया है वो है यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, 2 सरकारी बैंक। इसके अलावा आईडीबीआई भी आज साल का हाई टेस्ट करने में कामयाब हुआ। फर्टिलाइजर की कंपनीज भी अच्छी चल रही हैं। पहले चंबल चला और आज आरसीएफ ने अपना साल का हाई टेस्ट किया है। साथ ही वेस्ट लाइफ ने भी आज साल का हाई टेस्ट किया। कुल मिला के बाजार अभी रेंज के अंदर है। कल से ट्रिगर्स थोड़े अनफोल्ड होना शुरू होंगे। देखते हैं मार्केट की रेंज का ब्रेकआउट क्या होता है। हालांकि वॉलेटिलिटी इंडेक्स को देखते हुए बाजार के जानकार कहते हैं कि इवेंट से कुछ खास बड़ा फर्क तो बाजार के अंदर नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो ये कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन और कौन कौन से स्टॉक्स में आज तेजी देखने को मिल रही थी, ये भी हमने आपके सामने रखा। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस मार्केट में दिग्गज एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, एक एक करके आपको ये भी सुनवा देते हैं। और इस बीच निप्पॉन इंडिया एआईएफ के वरुण गोयल ने हमसे खास बातचीत में कहा कि रेलवे और डिफेंस सेक्टर पर सरकार के फोकस से बेहतर ग्रोथ आने की उम्मीद है, और उनके मुताबिक बेयरिंग, इंजीनियरिंग और पंप कंपनियों में निवेश के बेहतर मौके नजर आ रहे हैं। आइए आपको सुनवा देते हैं उन्होंने और क्या कहा। एक्टिविटी देखेंगे उसमें लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। 1.5 से 2 लाख करोड़ का रेलवे का केपेक्स है। अगर आप डिफेंस को देखें तो उसमें भी भारत सरकार का जो प्रोग्राम है मेक इन इंडिया का, तो उसमें भी काफी तेजी से अब एक्शन आ रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से काफी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं कि सब ये प्रोग्राम को इंडिजिनाइज करना है। तो जो कंपनियां इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं वो डेफिनेटली अच्छा करेंगी। पिछले 8-10 सालों से जो थर्मल पावर है उस एरिया में ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट हुआ नहीं है। फोकस सारा सोलर और विंड की तरफ था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी
सरकार का ये भी ध्यान है कि सोलर और विंड को बैलेंस करने के लिए जो थर्मल पावर की जरूरत है, इसलिए कुछ प्लांट्स थर्मल के भी लगाने होंगे। तो ओवरऑल पावर है, रेलवेज है, डिफेंस है, इन सभी क्षेत्रों में भारत सरकार की तरफ से फोकस है और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट लगातार करा जा रहा है। तो हमारे हिसाब से जो कंपनियां इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं, उन सब में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी अगले कुछ सालों में। सभी कंपनियां, चाहे वो बेयरिंग्स के क्षेत्र में हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग, पंप्स, सभी में एक तो फोकस ये हो गया कि चाइना के साथ-साथ सभी यूरोपियन और अमेरिकन कस्टमर्स चाहते हैं कि एक और मैन्युफैक्चरिंग बेस बन के उभरे। उन सभी कंपनियों जिनके पास कैपेबिलिटी है, टेक्निकल नो हाउ है, कस्टमर्स हैं, उन सभी में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरा कि जैसे कि हमने बात की कि डिफेंस एक बहुत बड़ा एरिया उभर कर आया है, जिसमें कि भारत सरकार का ये प्रयास है कि भारत एक बड़ा वेपन्स मैन्युफैक्चरर कंट्री बन के उभरे। काफ़ी सारे सेक्टर हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट हैं, चाहे वो ड्रोन्स हैं, जिसमें नई-नई तकनीकें आती रहती हैं, तो सरकार का फोकस है उन कंपनीज़ को बढ़ावा दिया जाए। तीसरा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जैसे कि आप जानते हैं अगले साल ऑपरेशनल हो रहा है काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, और उससे रिलेटेड जो कि लॉजिस्टिक्स रिलेटेड कंपनियां रहेंगी, जो कि रोलिंग स्टॉक और बाकी इक्विपमेंट्स उन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से रिलेटेड एक्टिविटीज के लिए सप्लाई करेंगे, उन सभी में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। बिल्कुल, तो ये थे वरुण गोयल बाजार पर अपनी राय देते हुए। रेलवे और डिफेंस स्पेस उनको इस वक्त काफ़ी आकर्षक नजर आ रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च आपके सामने रखते हैं। और हम एक ऐसी रिसर्च लेकर आए हैं जिसमें आपको ये बताएंगे कि डिविडेंड के जरिए कमाई करने वाली कौन कौन सी कंपनियां हैं जो कि एफडी से ज़्यादा डिविडेंड से कमाई आपको करवा सकती हैं। तो ऐसी 10 कंपनियों की हमने एक सूची तैयार की और उसकी पूरी डिटेल्स लेकर शरद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद बताइए। जी बिल्कुल, आपके दर्शकों के लिए एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि आप जब इन्वेस्ट करते हैं एफडीज़ में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कितना मिलता है, 6%, 6.5%। लेकिन हमने रिसर्च में दिखाई है कि डिविडेंड यील्ड में कौन से वो अहम स्टॉक्स है जो आईडीबीआई कैपिटल के रिपोर्ट में आए हैं, जो आप कह सकते हैं जो डिविडेंड यील्ड जो है, एफडी रिटर्न जो सबसे ज़्यादा एक साल के टेन्योर में आता है, वो देखने मिलता है। और याद रखिए टैक्सेशन वाइज जो है दोनों की इम्पैक्ट सेम होगी, आपके स्लैब पे लगेगी। अब आप बात करते हैं कौन से वो बैंक्स हैं जिनके एफडी रिटर्न्स आप देख सकते हैं। अब सालाना जनरल कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट है, लगभग 6.3% आता है पंजाब नेशनल बैंक का, और वहीं पे 6.8% जो है सीनियर सिटीजन के लिए आता है। ये तो आपका मैक्सिमम रिटर्न्स हुआ एफडी से। अब हम बात करते हैं कि कौन से डिविडेंड किंग के स्टॉक्स है जिसमें हमें फोकस रखना चाहिए। अब याद रखिए यहाँ पे जो है आप फोकस में रहेगा 10 अहम स्टॉक्स जिनके रिटर्न्स जो है एफडी से ज़्यादा आए हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ये टॉप डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स जो ज़्यादातर ये सरकारी कंपनियां होती है, पीएसयूज होते हैं, मेटल्स होती है और आरईआईटीज भी होती है। लेकिन ये कौन से 10 अहम स्टॉक्स है उस पर फोकस करते हैं। तो सबसे पहला जो है स्टॉक आता है एनएमडीसी। यहाँ पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है डिविडेंड यील्ड देखने मिलता है। उसके अलावा आरईसी, गेल, पीएफसी, हुडको, इनमें भी जो है डिविडेंड यील्ड जो है आप देख सकते हैं लगभग 9% से ज़्यादा का है। संभावित डिविडेंड यील्ड है यहाँ पे भी आरईसी में अगले 12 महीने में लगभग 11% का जो है एक्सपेक्टेशंस और है कि डिविडेंड यील्ड बढ़ेगा। ये ब्लूमबर्ग डेटा है। अब इसका दूसरा लिस्ट ऑफ स्टॉक्स भी है हुडको के अलावा, जहाँ पे स्टॉक जैसे कि कोल इंडिया हुए, पीसीबीएल हुए, पावर ग्रिड हुए, ये सारे स्टॉक्स में भी आप देख सकते हैं डिविडेंड यील्ड जो है 6% से ज़्यादा है। और कोल इंडिया और पावर ग्रिड में तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 7 से लेके 8.5% तक का डिविडेंड यील्ड और आ सकता है अगले 12 महीने में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और एक और खबर की तरफ आपको लेके चलते हैं। और कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सरकार पीएलआई स्कीम लाने की योजना बना रही है। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी के पास। प्रकाश बताइए। सूत्रों के हवाले से हमें एक्सक्लूसिव जानकारी मिल रही है कि सरकार कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक पीएलआई स्कीम की योजना पर काम कर रही है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि इस स्कीम की जो साइज है वो करीब 6,000 करोड़ रुपए हो सकती है और आगामी बजट में सरकार इसकी घोषणा कर सकती है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि सीबीजी प्रोड्यूसर्स को इंसेंटिव्स का फ़ायदा मिलेगा और ये प्रोडक्शन के आधार पर दिया जाएगा। यानी कि जो भी कंपनियां ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगी
पर लीटर के हिसाब से सरकार उन्हें इंसेंटिव्स देगी। सूत्र हमें बता रहे हैं कि प्रति लीटर के हिसाब से 5 से 6 रुपए का इंसेंटिव्स जो है वो सरकार दे सकती है, और ये इंसेंटिव्स वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनी जो प्राइस देती हैं पर लीटर के हिसाब से उससे ऊपर होगी। उदाहरण के तौर पे अगर वर्ल्ड मार्केटिंग कंपनीज पर लीटर सीबीजी का 56 रुपए दे रही हैं, तो जो इंसेंटिव्स की रकम होगी 5 या 6 रुपए इस रकम से ऊपर होगी। मकसद ये है कि जो कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूसर्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें, और सरकार कंपनीज को जो है और सेक्टर को डोमेस्टिक गैस की सप्लाई जो है वो बढ़े। सूत्र हमें अभी बता रहे हैं कि इसी महीने ऑयल मिनिस्ट्री जो है इस मसले पर एक अहम बैठक करने जा रही है इंडस्ट्री की, और उस बैठक के बाद कंसल्टेशन में जो फीडबैक आएंगे उसके आधार पे जो है इस स्कीम को फाइनल रूप जो है वो दिया जाएगा। अभी करीब 27 बायोडीजल प्लांट्स जो है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के साथ रजिस्टर्ड हैं, बस 15 ही सिर्फ गैस सप्लाई कर रही हैं, वो भी उसकी भी मात्रा बेहद कम है। IOCL, HPCL, BPCL जैसे जो कंपनियां हैं वो इस स्कीम के तहत मैंडेटरी सीबीजी का प्रोक्योरमेंट करेंगी, और मकसद ये है कि सीबीजी प्रोडक्शन में बढ़ोतरी करके जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर है उसको डोमेस्टिक गैस किफ़ायती दरों पर सप्लाई की जाए, ताकि सरकार 2030 तक 700 शहरों में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंशन करना चाहती है, वो जल्दी से जल्दी हासिल किया जा सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। तो कॉम्प्रेस्ड बायो गैस को लेकर सरकार जल्द ही PLI स्कीम लाने की योजना में है, जिसमें कि 6000 करोड़ की स्कीम का ऐलान हो सकता है बजट में। अब फोकस करते हैं टेक्सटाइल शेयरों पर, और आज हम देख रहे हैं कि टेक्सटाइल शेयरों में भी काफ़ी समय से एक तेज़ी देखने को मिल रही है। खास रिसर्च लेकर वामाक्षी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो कि बताएंगी कि टेक्सटाइल शेयरों के लिए आने वाले समय में क्या ट्रिगर्स हैं। वामाक्षी बताइए। जी बिल्कुल, पहले फोकस करते हैं हम कमेंट्री पर जो ग्लोबल रिटेलर से आ रही है। तो यूएस में जो थर्ड क्वार्टर गया है उसमें टॉप यूएस रिटेलर्स का कहना है कि उन्होंने विटनेस किया हैवी डिस्काउंटिंग और मार्कडाउन्स इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए। सेल्स मोमेंटम में एक शार्प स्लोडाउन भी देखने मिला अक्टूबर और नवंबर के महीने में, और कंज्यूमर्स डाउन ट्रेडिंग को प्रेफर कर रहे हैं, ऐसा टॉप यूएस रिटेलर्स का कहना है। यूके की बात करें तो यहाँ पर भी रिटेलर्स सेल्स वॉल्यूम्स में गिरावट दिख रहे हैं नवंबर महीने में, और ये जो नेगेटिव आउटलुक है वो अगले 3 महीने तक जारी रहेगा, ऐसा कन्फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री का कहना है। तो इसका क्या इम्पैक्ट आता है एक्सपोर्ट्स पे? एक्सपोर्ट्स में हम देख रहे हैं कि थोड़ा स्लो डाउन आ रहा है। ओवरऑल गारमेंट एक्सपोर्ट्स स्लो रहे हैं नवंबर महीने में, करीब 18% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर एक गिरावट देखने मिली है एक्सपोर्ट्स में। कॉटन रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट्स भी वीकेस्ट लेवल में रहे हैं सितंबर महीने में, और ये वीकेस्ट लेवल्स है जून 2021 से अब तक के। इंडियन कॉटन प्राइसेस भी हैं वो चाइनीज़ कॉटन प्राइसेस के मुकाबले थोड़े एक्सपेंसिव है, जिसके चलते कॉस्ट कम्पिटेंसी जो एक्सपोर्टर्स की है वो थोड़ी कम होती हुई नज़र आई है। मगर इन सब नेगेटिव फैक्टर्स में एक पॉजिटिव फैक्टर नज़र आ रहा है, और वो है FTAs। अब हम देख रहे हैं कि इंडिया ने मई 1 को FTA साइन किया था UAE के साथ, और इसी के बाद हमने देखा कि ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स है भारत के UAE तो उसमें हमने देखा करीब 18% की ग्रोथ देखने मिली थी अप्रैल से अक्टूबर के महीने में। नेगोशिएशंस अभी भी जारी है यूरोपियन यूनियन, UK और GCC के साथ, और जो ECTA उन्होंने साइन किया है ऑस्ट्रेलिया, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ वो फोर्स में आएगा दिसंबर 29 से। तो काफ़ी सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स दिख रहे हैं FTA फ्रंट पर, मगर इसके बावजूद हम देखेंगे कि कूलिंग कॉटन प्राइसेस और पोटेंशियल PLI 2.0 स्कीम ये भी कुछ पॉजिटिव कैटलिस्ट है रह सकते हैं टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। आइए देखते हैं BNK सिक्योरिटीज़ की क्या राय आ रही है। उनका कहना है कि लार्जली जो नेगेटिव न्यूज़ फ्लो है वो ऑलरेडी प्राइस में रिफ्लेक्टेड है, मगर उनका मानना है कि शेयर्स आगे चलते हुए थोड़े रेंज बाउंड रह सकते हैं स्लोअर डिमांड एनवायरनमेंट के चलते, और वैल्यूएशंस ये काउंटर के लिए बॉटम आउट भी होते हुए नज़र आए हैं। तो ये था पूरा टेक्सटाइल सेक्टर पर आउटलुक। सबड्यूड ग्लोबल डिमांड, मगर कूलिंग कॉटन प्राइसेस और नए FTAs की साइनिंग का टेक्सटाइल कंपनीज के लिए पॉजिटिव हो सकती है। बिल्कुल, तो ये कुछ बड़े ट्रिगर्स जो कि टेक्सटाइल शेयरों के लिए है, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ये अभी आपको वामाक्षी बता रही थी। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 स्वदेश के साथ। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।